बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन को हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, पार्टिकल साइज के लिहाज से, मेजर और माइनर कंपोनेंट की नेचर के लिहाज से, कंसंट्रेशन के लिहाज से। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। और ये याद रखिएगा कि सॉल्यूशंस में जब भी हम पार्टिकल साइज की बात करेंगे तो इससे हमारी मुराद होगी पार्टिकल साइज ऑफ माइनर कंपोनेंट। यानी अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो वी विल डील विद पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट, और जब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की देन वी विल डिस्कस पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो पार्टिकल साइज के लिहाज से सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज ऑफ माइनर कंपोनेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में माइनर कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। इन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल, अब ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल देखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये सारे ट्रू सॉल्यूशंस हैं। इसके बाद बात होगी कोलाइडल सॉल्यूशन की। अगर माइनर कंपोनेंट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से एक्सीड कर जाए लेकिन 1 माइक्रोमीटर से कम हो, यानी अगर 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के दरमियान में पार्टिकल साइज हो माइनर कंपोनेंट का, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन में माइनर कंपोनेंट को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि इन कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज is in the range of 1 nanometer to 1000 nanometer, and 1000 nanometer mean 1 micrometer. Colloidal solutions are micro heterogeneous and semi transparent. इसकी एग्जांपल्स देखिएगा, solutions of protein, solutions of starch, solutions of polymer, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन हैं। तो पॉलीमर्स, स्टार्च, प्रोटीन ये किसी भी सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व हो जाएं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, चाहे ये वाटर में डिसॉल्व हों या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हों। इन ऑल केसेस चूंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत लार्ज होते हैं तो दे विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। और ये जो रेंज है 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, दिस रेंज इज कॉल्ड कोलाइडल रेंज, और इसको कोलाइडल डोमेन भी कहते हैं। अब हम ज़रा डिटेल से देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। यानी एक तो इनमें डिफरेंस हो गया पार्टिकल साइज का, कि ट्रू सॉल्यूशन में माइनर कंपोनेंट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन में माइनर कंपोनेंट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। इसके अलावा इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। ये देखें, हमने एक 3 कॉलम टेबल बनाया है। लेफ्ट साइड पर हमने लिखी प्रॉपर्टीज़, और पहले हम और राइट साइड पर हमने 2 कॉलम बनाए। एक में लिखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस और दूसरे में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो नंबर 1, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। देखें, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ कंपोनेंट की तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने कहा, जो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स में अवेलेबल होता है जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वाटर के अलावा। उसमें सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, सल्फेट आयंस, कार्बोनेट आयंस। तो इट मीन कि वो मल्टी कंपोनेंट सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए ज़रा के अपनी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए आमतौर पर बाइनरी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके 2 ही कंपोनेंट हों।
तो यहाँ पर भी हम बाइनरी सोल्यूशन की ही बात करेंगे। तो जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की नेचर। तो ट्रू सॉल्यूशन में माइनर कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं और मेजर कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट डिसॉल्विंग मीडियम होता है और सॉल्यूट इज द सैंपल बीइंग डिसॉल्व, यानी द डिसॉल्विंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट and substance being dissolved in true solution is called solute. कोलाइडल सॉल्यूशन में माइनर कंपोनेंट को डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे और मेजर कंपोनेंट को कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कहेंगे डिसॉल्विंग सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम एंड सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। और हमने ये डिस्कस किया था कल कि डिस्पर्स्ड फेज को इनर फेज भी कहते हैं, इंटरनल फेज भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम को आउटर फेज भी कहते हैं, कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं, एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं। नंबर 2, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट और डिस्पर्स्ड फेज। अब ये वो बात है जो हम पहले भी कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम कंपैरिजन में देखेंगे वो है माइनर कंपोनेंट का पार्टिकल साइज। तो हमने कहा ट्रू सॉल्यूशन में माइनर कंपोनेंट का पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन में इट विल बी बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर इज आल्सो कॉल्ड 1 माइक्रोमीटर। और ये जो रेंज है 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, दिस रेंज इज आल्सो कॉल्ड colloidal domain or colloidal range. Number 3, nature of solute or dispersed phase after evaporation of major component, यानी अगर सॉल्यूशन के मेजर कंपोनेंट को एवापोरेट कर दिया जाए, यानी ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को अगर एवापोरेट कर दिया जाए या कोलाइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्शन मीडियम को अगर एवापोरेट कर दिया जाए, तो फिर माइनर कंपोनेंट किस फॉर्म में रिकवर होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट को एवापोरेट कर दिया जाए, देन इन मोस्ट ऑफ केसेस सॉल्यूट इज रिकवर्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एंड इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन मोस्ट ऑफ केसेस dispersed phase is recovered in amorphous form after evaporation of dispersion medium. नंबर 4 पे है सेटिंग। सेटिंग का मतलब है सेटिंग, ये एक्चुअली सेटिंग का मतलब है सेटिंग ऑफ माइनर कंपोनेंट्स। तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, चाहे वो आप उन्हें कई 100 साल तक रखे छोड़ें। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में को अगर सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाए तो इसके पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये भी खुद ब खुद नहीं होते, सेंट्रीफ्यूज करने पे सेटल होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सेंट्रीफ्यूज करने से भी सेटल नहीं होते, और लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल सेंट्रीफ्यूज करने से सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फिल्टरेबिलिटी। ट्रू सॉल्यूशन में चूंकि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट को आप फिल्टर नहीं कर सकते, यानी आप जितना चाहे अच्छा फिल्टर पेपर ले आए, आप फिल्टर करके सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते। तो अगर वाटर के अंदर कोई डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी है, ऐसी डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी है जिसने ट्रू सॉल्यूशन बना लिया है, तो फिर फिल्टर करने से वो सेपरेट नहीं हो सकती। अलबत्ता कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज को हम सेपरेट कर सकते हैं अगर हम अच्छा फिल्टर पेपर यूज़ कर लें। अच्छे फिल्टर पेपर का मतलब है ऐसा फिल्टर पेपर जिसका पोर साइज कम हो। तो ट्रू सॉल्यूशन में हम कहेंगे पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड, और कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कहेंगे पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि
पार्टिकल का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ माइनर कंपोनेंट। तो जब ट्रू सॉल्यूशन की बात होगी तो पार्टिकल से मुराद होगा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, और जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात होगी तो पार्टिकल का मतलब होगा पार्टिकल्स ऑफ माइनर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रू सॉल्यूशन ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है नीम शफाफ, और इसके लिए एक और वर्ड है ट्रांसलूसेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफिजन ऑफ पार्टिकल्स। ट्रू सॉल्यूशन में चूंकि पार्टिकल का साइज कम होता है, इनका रेट ऑफ डिफिजन बहुत रैपिड है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन कहता है कि रेट ऑफ डिफिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर पार्टिकल का साइज कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, मोलर मास भी कम होगा, इसलिए रेट ऑफ डिफिजन ज्यादा होगा। और कोलाइडल सॉल्यूशन में चूंकि पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, उनका मास भी ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का रेट ऑफ डिफिजन स्लो होता है। नेक्स्ट वन इज होमोजेनिटी। ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर माइक्रो हेट्रोजीनियस। यानी माइक्रो हेट्रोजीनियस का मतलब है कि दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस बट दे लुक लाइक होमोजीनियस। नेकेड आई से ये ट्रांसपेरेंट ही नजर आएंगे, तो अगर आप बगैर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के देखें तो ये होमोजीनियस ही लगेंगे, ट्रांसपेरेंट लगेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी माइक्रोस्कोप लें जिसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो उसमें नजर आएगा कि ये होमोजीनियस लगते थे लेकिन एक्चुअली ये होमोजीनियस नहीं है, दे आर कॉल्ड माइक्रो हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विजिबिलिटी। यहां पर एक्चुअली है विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, और अगेन लेट मी से पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, चाहे आप उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें। इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर नॉट विजिबल इवन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अलबत्ता कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करें तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल विजिबल हो सकते हैं। इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वन इज टेंडॉल इफेक्ट। टेंडॉल इफेक्ट को लाइट स्कैटरिंग भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज चूंकि बहुत छोटा होता है, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास करें तो कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन लाइट स्कैटर नहीं होगी। अलबत्ता कोलाइडल सॉल्यूशन में एक थर्ड फिनोमेना भी है कि लाइट स्कैटरिंग भी होगी। देयरफॉर हम कहेंगे कि लाइट स्कैटरिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशन बट लाइट स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व्ड इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट अब्जॉर्ब भी होगी, जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे लाइट अब्जॉर्ब भी होगी और लाइट का एक पोर्शन ट्रांसमिट होगा और कुछ पोर्शन लाइट का स्कैटर हो जाएगा। तो यहां से ये पता चलता है कि ट्रू सॉल्यूशन में कंपोनेंट विजिबल इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इसलिए लाइट की वेवलेंथ इनके पार्टिकल साइज से कम होती है, इसलिए लाइट इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करती। देयरफॉर पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल। अलबत्ता कोलाइडल सॉल्यूशन में चूंकि पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है, तो अगर आप स्ट्रांग लाइट यूज़ करें, हाई एनर्जी रेडिएशन यूज़ करें, अगर रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, तो उस केस में लाइट इनके साथ इंटरेक्ट कर जाएगी। तो जब लाइट इंटरेक्ट करेगी तो ये पार्टिकल नजर आएंगे। जब कमरे में सनलाइट आ रही हो तो डस्ट पार्टिकल जो एयर में होते हैं वो नजर आ जाते हैं। यानी कमरे में अगर सनलाइट आ रही हो, बीम ऑफ लाइट आ रही हो,
तो बहुत सारे तो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी विजिबल हो जाते हैं, लेकिन आम हालात में वो डस्ट पार्टिकल नज़र नहीं आते, क्योंकि आम हालात में लाइट की वीक होती है, लाइट की एनर्जी कम होती है। जब एनर्जी कम हो तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो लाइट इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। लेकिन जब लाइट की एनर्जी ज़्यादा हो तो वेवलेंथ कम होती है, और जब लाइट की वेवलेंथ पार्टिकल साइज से कम हो जाए तो फिर वो पार्टिकल हमें विजिबल हो जाते हैं। इसलिए अंधेरे में चूंकि लाइट वीक होती है, लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमें अंधेरे में नज़र नहीं आती। तो जब लाइट ज़्यादा हो तो हमें नीडल भी नज़र आ जाती है, और लाइट अगर कम हो तो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़े आर्टिकल्स भी हमें नज़र नहीं आते। अगेन लेट मी से, when there is strong light, energy of light is high but wavelength is low, then then wavelength of light is less than particle size. जब लाइट की वेवलेंथ पार्टिकल साइज से कम होती है तो लाइट उन पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करती है, और वो पार्टिकल्स या तो हमें नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से हम देख सकते हैं। लेकिन जब लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा हो और पार्टिकल साइज कम हो जाए, पार्टिकल साइज लाइट की वेवलेंथ से कम हो, तो फिर वो पार्टिकल विजिबल नहीं रहते। हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं, लेकिन ये जरासीम हमें नज़र नहीं आते क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा है और लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए लाइट उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती। किसी भी चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी है कि लाइट उस पार्टिकल के साथ कोलाइड करे, और कोलाइड करने के बाद हमारी आइज़ में एंटर हो। और तीसरी शर्त यह है कि लाइट की वेवलेंथ उस पार्टिकल के साइज से कम होनी चाहिए। अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, पार्टिकल साइज कम है, तो वो पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे। इसलिए ट्रू सोल्यूशन में चूंकि पार्टिकल, सल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल साइज होते हैं, लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करती और वो हमें नज़र नहीं आते। अलबत्ता कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो लाइट के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। इसलिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का मतलब है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane। अगर आपके पास एक सेल हो जिसके दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई हो, एक तरफ आप dilute solution डालें, दूसरी तरफ आप concentrated solution डालें, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स dilute solution से concentrated solution की तरफ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को अपोज करने के लिए हमें अपोजिट साइड से प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। अगर आप अपोजिट साइड से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस स्लो हो जाएगा। इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ट्रू सॉल्यूशन में चूंकि रेट ऑफ ऑस्मोसिस ज़्यादा होता है, इसलिए इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। नाउ एबिलिटी टू एक्ट एज सॉर्बेंट। एबिलिटी अब यहाँ पर एक्चुअली है एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू एक्ट एज सॉर्बेंट। ट्रू सॉल्यूशन में चूंकि सल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, देयरफॉर वी विल से सल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट सॉर्बेंट। अलबत्ता कोलाइडल सॉल्यूशन के चूंकि पार्टिकल बड़े होते हैं, दे एक्ट एज गुड सॉर्बेंट। तो पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर वेरी गुड सॉर्बेंट। देन नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ट्रू सॉल्यूशन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो अगर ट्रू सॉल्यूशन में चार्ज्ड पार्टिकल हैं, यानी अगर ये इलेक्ट्रोलाइट का ट्रू सॉल्यूशन है,
तो कैटाइंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, एनाइंस मूव करेंगे एनोड की तरफ। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इन ट्रू सोल्यूशन मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और यही प्रोसेस अगर कोलाइडल सोल्यूशन में हो तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन केस ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल पर चार्ज होगा या कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स पर जरूर चार्ज होगा। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर ट्रू सोल्यूशन में सल्यूट पर चार्ज हो और उस सोल्यूशन के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कैटाइंस ट्रू सोल्यूशन में जो कैटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ जाके उनकी रिडक्शन होगी, उनका चार्ज ख़त्म हो जाएगा, उनका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। और एनाइंस मूव करेंगे एनोड की तरफ, एनोड पे जाके उनकी ऑक्सीडेशन होगी और उनका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। ट्रू सोल्यूशन में ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सिमिलरली अगर कोलाइडल सोल्यूशन में चार्ज पार्टिकल हों और आप कोलाइडल सोल्यूशन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वहाँ पर भी कैटाइंस कैथोड की तरफ जाएंगे, एनाइंस एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाएगा। अलबत्ता अगर ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे चार्ज नहीं है तो वहां भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ चार्जेस फ्रॉम आयंस। अब ट्रू सॉल्यूशन में अगर आयंस का चार्ज खत्म हो जाए, यानी अगर कैटाइंस का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, एनाइन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए तो ट्रू सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेशन हो जाती है। सिमिलरली यही काम कोलाइडल सॉल्यूशन में भी होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी अगर आयंस का चार्ज खत्म हो जाए तो उनकी भी प्रेसिपिटेशन होती है, लेकिन वो प्रेसिपिटेशन डिफरेंट 2-3 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में कोएगुलेशन होती है, देन फ्लक्चुएशन होती है और अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब एग्जांपल्स देखिएगा। ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हमने पहले पढ़ी हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एट्सेट्रा। और कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल में है सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीमर्स एट्सेट्रा। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज ऑफ माइनर कंपोनेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।